जी, नमस्कार। मैं हिमजली से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड इवनिंग। आज की जो क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ ओबीजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी नॉटसेट के लिए, आपकी एसआईसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहीं न कहीं आपकी नॉलेज को वो अपग्रेड करेंगे, असेस करने की कोशिश करेंगे। आप सभी को दिल थाम के बैठ जाना है प्यारे बच्चों। और इस टॉपिक का आनंद लेना है पूरी तरीके से। आपको जो चीज़ समझ में आती है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है, नई होती है आपके लिए तो उनको लिखना है। आगे बात समझ में बार-बार पूछना है, कमेंट करके पूछना है, हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे पूछना है। हमारे सपोर्टिव नंबर्स जो हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए होते हैं। उनसे आप कोई भी क्वेरी को आप अपनी ईज़िली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आगे बात समझ में? तो चलिए आज की मोटिवेशन के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। मोटिवेशन क्या कहता है कि लाखों ठोकरों के बाद भी सबलता रहूंगा, लाखों ठोकरों के बाद भी सबलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। आपको इसी मोटिवेशन के साथ अपनी पढ़ाई करनी है, अपने जज्बे को बुलंद रखना है और किसी भी तरह की कोई परेशानी में हारना नहीं है। आगे बात समझ में? आपको गिरना है लेकिन उठना है। गिर के उठने को ही हम क्या कहते हैं ना कि जीत के हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहा जाता है। उसी प्रकार से आपको गिरना नहीं है, गिरना है तो उठना है। आगे बात समझ में? एक एग्ज़ाम अगर नहीं होती है क्रैक तो दूसरी पे फ़ोकस करना है, दूसरी नहीं होती तो तीसरी पे फ़ोकस करना है। जो बच्चा लगातार मेहनत करता है, अपने फ़ील्ड के अंदर अपने डेडिकेशन के साथ, अपनी लगन के साथ, अपनी मेहनत के साथ, उस बंदे को हमेशा सक्सेस मिलती है। उस बंदे को क्या मिलती है प्यारे बच्चों? हमेशा सक्सेस मिल ही जाती है। आगे बात समझ में? चलिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसका आंसर करना है। क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो बार-बार पढ़ना है, आपको थाम के बैठना है, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, ईज़ी क्वेश्चन को सिर्फ घुमा के बताया हुआ है कि फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन टू फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन अकरिंग एट एनी टाइम, अकरिंग एट एनी टाइम मतलब कभी भी आ जाता है, बट particularly at the beginning and end menstrual life, particularly at the beginning स्टार्ट होने पे और लास्ट में इस लाइफ इज नोन एज मेंस्ट्रुअल लाइफ इज नोन एज, उसको क्या कहेंगे कि भैया ऐसा मेंस्ट्रुअल साइकिल है कि किसी फीमेल का ऐसा मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो कभी भी आ जाता है और बहुत ज्यादा आता है। टू फ्रीक्वेंट मतलब जल्दी जल्दी आता है, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? उस कंडीशन को क्या कहेंगे उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को आता है, लेकिन आपको कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है सिंपल भाषा में। क्या हम इसको हाइपोमेनोरिया कहेंगे? क्या इसको मेनोरेजिया कहेंगे? क्या एपिमेनोरिया कहेंगे या हाइपरमेनोरिया कहेंगे? बताएँगे फटाफट से क्या आंसर इसका होने वाला है। देखो, सिंपल सी बात आपको समझनी है, क्वेश्चन जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर पूछा गया है, मेंस्ट्रुअल लाइफ के ऊपर पूछा गया है, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है वो कितने दिन की होती है प्यारे बच्चों? कि सर 28 डेज़ की होती है। क्या होती है? 28 डेज़ की होती है। इसके अंदर जो ब्लड लॉस होता है वो कितना होता है? कि सर वो कितना होता है? कितना होता है? कि सर इसके अंदर अगर एग्ज़ैक्ट आंसर की बात करूँ तो 35 एमएल होता है। कितना होता है? कि सर 35 एमएल होता है। अगर आपसे रेंज के अंदर पूछा जाता है कि सर रेंज के अंदर कितना हो जाता है? तो आपको बताना है कि सर 20 से 80 एमएल तक क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। कितना हो जाता है? कि सर 20 से 80 एमएल तक लॉस हो जाता है। जनरल कंडीशंस की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नॉर्मल कंडीशंस की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आगे बात समझ में यहीं से हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो निकल के आएगा। मैं आपको बताऊँगा कैसे आएगा। ठीक है? सबसे पहले हमने देखी कि सर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, उसको हम क्या वो हमारी क्या होती है कि सर 28 डेज़ की होती है, उसके अंदर जो ब्लड लॉस होता है वो 35 एमएल होता है और 20 से 80 एमएल तक हो सकता है। आगे बात समझ में? ठीक है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन की बात करूँ कि सर अगर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या कहते हैं? कि सर नॉर्मल अगर किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल है या मेंस्ट्रुअल साइकिल का दूसरा नाम क्या होता है? उसको बोलते हैं यूमेनोरिया। क्या कहते हैं? यूमेनोरिया कहते हैं। इस क्वेश्चन को आप लिख लेना, इस क्वेश्चन को गाँठ बाँध लेना अपने नोट्स के अंदर। आगे बात समझ में? चलिए। अब मैं आपसे एक सिंपल भाषा में एक बात और करना चाहता हूँ। अगर मैंने आपसे कहा कि सर 28 डेज़ के अंदर किसी की साइकिल आ रही है, एक फीमेल है जिसकी 28 डेज़ के अंदर साइकिल आती है, ठीक है? अगर मैं इसको क्या करता हूँ कि सर 12 से गुणा करूँ या फिर हम कहें कि 1 महीने में 28 डेज़ के अंदर आ रही है, तो 12 महीने के अंदर टोटल मेंसेस कितने होंगे? कि सर इसको 12 से गुणा करेंगे तो टोटल जो मेंसेस निकल के आते हैं 1 साल के अंदर, कि सर टोटल जो मेंसेस होते हैं वो कितने हो जाते हैं कि 30 मेंसेस आपको देखने को मिलते हैं।
मिलते हैं नहीं मिलते हैं कि सर 13 साइकिल्स 1 साल के अंदर आ जाएगी इसी फीमेल की। अगर 13 साइकिल आती हैं या 12 से 13 साइकिल आती हैं तो उसको बोलते हैं नॉर्मल कंडीशन। उसको बोलते हैं यूमेनोरिया, उसको बोलते हैं यूमेनोरिया। अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है? क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि जल्दी-जल्दी आ रही हैं। आगे बात समझ में? अगर मैं इसकी बात करूँ कि सर 13 की अगर 26 साइकिल हो जाती हैं, अगर 13 की 26 साइकिल हो जाती हैं या फिर 13 की क्या कंडीशन हो जाती है? 2 ही कंडीशंस होंगी। समझे? समझे किस बात को? अगर 13 कंडीशन नहीं है, तो 2 कंडीशन होंगी, या ज़्यादा होंगी या कम होंगी। होंगी या नहीं होंगी कि सर अगर 13 की 26 हो गई या 13 की 7 ही रह गई या 13 की 8 ही रह गई, सपोज़ दैट। समझो किसी बात को कि अगर 13 मेंसेस नहीं आ रही हैं, या तो कम होंगी या ज़्यादा होंगी। अगर किसी की दुगनी हो गई, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि टू फ्रीक्वेंट आ रही है, उस कंडीशन को कहते हैं पॉलीमेनोरिया। उस कंडीशन को कहते हैं पॉलीमेनोरिया। उस कंडीशन को कहते हैं पॉलीमेनोरिया। अब मैं आपको एक कंडीशन और बताता हूँ कि सर अगर किसी फीमेल की मेंसेस 13 से क्या हो गई हैं, कम रह गई हैं, 7 रह गई हैं। 7 रह गई, इसका मतलब क्या हो रहा है कि सर उसको जो मेंसेस है वो कितने दिन में आ रही हैं कि सर 2 मंथ्स में 1 बार आ रही है। और यहाँ पे कितनी दिन में आ रही है सर, 15 दिन में 1 बार आ जाती है। इसमें 15 दिन में 1 बार आ जाती है, इसलिए 26 साइकिल हो गई। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि सर इसके अंदर 2 मंथ्स के अंदर 1 बार साइकिल आती है, तो इसका मतलब शायद साइकिल 7 या 8 साइकिल उसको आएँगी, या 6 या 7 साइकिल आएँगी उसको। आएँगी या नहीं आएँगी? उस कंडीशन को कहते हैं ओलिगोमेनोरिया। उस कंडीशन को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों ओलिगोमेनोरिया। आगे बात समझ में? अब आपको ये समझना है क्वेश्चन के अंदर क्या क्वेश्चन कह रहा है। देखो, पॉलीमेनोरिया को हम क्या कहते हैं? पॉलीमेनोरिया का दूसरा नाम भी होता है एपीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया का दूसरा नाम होता है एपीमेनोरिया। आगे बात समझ में? अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट का मतलब जल्दी-जल्दी साइकिल का आना, मेंस्ट्रुअल अकरिंग एट एनी टाइम, कभी भी। एनी टाइम मतलब कभी भी आ जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जल्दी-जल्दी आ जाती है खत्म होने से पहले। एट द बिगिनिंग एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि खत्म होने से पहले ही हमारी क्या आ जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाती है। इसका मतलब क्या होगा कि सर बहुत जल्दी-जल्दी आ रही है, तो जल्दी-जल्दी आ रही है इसका मतलब क्या है कि सर 15 या 16 दिन में आ जाती है आपकी साइकिल, खत्म नहीं हुई दूसरी साइकिल, उससे पहले आ जाती है, उसको कहते हैं पॉलीमेनोरिया। और पॉलीमेनोरिया को हम क्या कहते हैं, एपीमेनोरिया कहा जाता है। तो एपीमेनोरिया आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कि सर एपीमेनोरिया आपका राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या मेरी बात आप तक पहुँच गई है? क्या मेरी बात आप तक पहुँच गई है? समझ में आ गया है क्वेश्चन का मतलब क्या कह रहा था? कि सर क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आ गया या नहीं आया? कि सर आ गया है बिल्कुल। चलिए, और मैं आपसे यहाँ पे बातें करता हूँ। ठीक है, चलेंगे। अब मैं आपसे कुछ और बातें करता हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको एक कंडीशन और बताई है, ठीक है? आपको ओलिगोमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया समझ में आ गया? ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि सर टोटल जो ब्लड लॉस होता है वो कितना होता है कि सर 20 से 80 एमएल देखने को मिलता है। कितना होता है कि सर 20 से 80 एमएल आपको देखने को, नॉर्मल देखने को मिल जाता है। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ कि सर 20 से अगर कम होता है, अगर 20 एमएल से कम होता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोमेनोरिया। उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोमेनोरिया। अगर ये कंडीशन आपको 80 एमएल से ज़्यादा देखने को मिलती है, अगर आपका जो ब्लड लॉस है वो 80 एमएल से ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उसको बोलते हैं हाइपरमेनोरिया। उसको बोलते हैं हाइपरमेनोरिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी भाषा है, सिंपल सा जवाब है। आगे बात समझ में? कि आपको क्या करना है, एक तो चलना है, देखो कभी भी जो हाइपो और हाइपर वर्ड यूज़ होता है, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, कभी भी जो हाइपो और हाइपर वर्ड यूज़ होता है, वो किसी वॉल्यूम के लिए होता है, कि हाइपर मतलब ज़्यादा हो गया। वॉल्यूम के लिए आपको यही समझना है कि सर हाइपो और हाइपर वर्ड जो हो रहा है वो यूज किसके लिए हो रहा है, हमारे वॉल्यूम के लिए हो रहा है। और जो पॉली और ओलिगो जो यूज हो रहा है हमारे किसके लिए हो रहा है, हमारी साइकिल्स के लिए हो रहा है। पॉली और जो ओलिगो हो रहा है वो साइकिल्स के लिए हो रहा है, साइकिल ज्यादा आ रही हैं, इसका मतलब वो कम दिन में आ रही है, इसका मतलब वो कम दिन में आ रही है, साइकिल ज्यादा हो गई तो उसको बोलते हैं पॉलीमेनोरिया, कम हो गई है तो उसको बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी बातें हैं, आ गई बात समझ में? चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि अगर आपका जो ब्लड लॉस है वो 20 एमएल से कम होता है तो उसको बोलते हैं हाइपोमेनोरिया। अगर 20 एमएल से 80 एमएल से ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं हाइपरमेनोरिया। ये दोनों बात समझ में आ गई कि सर हाइपोमेनोरिया, हाइपरमेनोरिया भी समझ में आ गया कि सर मेनोरेजिया का मतलब क्या है?
कि सर मेनोरेजिया का मतलब क्या है? कि सर मेनोरेजिया का सिंपल सा मतलब होता है कि स्कैंटी ब्लीडिंग का होना। क्या होना? कि सर स्कैंटी ब्लीडिंग का होना, बीच-बीच में क्या हो जाना, ब्लीडिंग का हो जाना, उसको कहते हैं मेनोरेजिया। क्या उसको कहते हैं? मेनोरेजिया। क्या मेरी बात आप तक पहुँच गई है, समझ में आ गया है? इस क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आ गया, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ? आ गई या नहीं आई? चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। आगे चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। किसी बच्चे को अगर समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ इसको दोबारा देखें, समझना है अच्छे से। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया हो तो मेरा जो पूरा लेक्चर मैंने इस पे मास्टर साइकिल पे ले रखा है ओबीजी का, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। आपको पूरा डिटेल में समझा रखा है मैंने वहाँ पे, कुछ 1 से डेढ़ घंटे की क्लास वहाँ पे होने वाली है। तो आप वहाँ जाके देखें और उसका आपको पूरा जो है वो लाभ आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाएगी। आगे बात समझ में? चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि इंस्पेक्शन ऑफ द यूटेराइन कैविटी का इंस्पेक्शन कर रहे हैं बाय द एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी का मतलब होता है कि स्कोप होता है जिसको अंदर डालते हैं, एंडो का मतलब अंदर डालते हैं, हमारे ऑर्गन के अंदर डालते हैं एंड विद असिस्ट द थ्रू द सर्विक्स इज नोन एज उस कंडीशन को क्या कहेंगे? क्या सेल्फिंजेक्टमी कहेंगे, स्कोपी कहेंगे या फिर स्टेरोस्कोपी कहेंगे, स्टेरेक्टोस्कोपी कहेंगे? बताएंगे फटाफट से क्या आंसर यहाँ पे होने वाला है? राइट आंसर क्या होने वाला है? कंफ्यूज नहीं होना है आपको, सिर्फ सिंपल भाषा में समझाता हूँ मैं आपको। देखो, इसको क्वेश्चन को छोड़ दो, क्वेश्चन के अतिरिक्त मैं आपको चीजें समझाता हूँ। अगर किसी भी वर्ड के पीछे, ये लिख लेना अगर किसी के पास नहीं है, अगर किसी भी वर्ड के पीछे आइटिस लगा होता है, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। अगर किसी भी वर्ड के पीछे स्कोपी लगा होता है तो उसका मतलब होता है विजुअलाइजेशन। अगर किसी भी वर्ड के पीछे एक्टमी लगा होता है, अगर किसी भी वर्ड के पीछे एक्टमी लगा होता है तो उसको कहते हैं रिमूवल। आगे बात समझ में? अगर किसी भी वर्ड के पीछे ओस्टोमी लगा होता है तो उसका मतलब होता है ओपनिंग, कि उसमें एक होल बनाएँगे। आगे बात समझ में? तो क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल सी भाषा में समझना है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सर इंस्पेक्शन कर रहे हैं। इंस्पेक्शन कैसे करोगे आप? कि आपको एक स्कोप डालना होगा। आप एक्टमी कर नहीं सकते यहाँ पे। तो ये वाले जो आपके दोनों ऑप्शंस हैं वो गलत हो जाते हैं। आपके जो दोनों ऑप्शंस हैं ये गलत हो जाते हैं, क्योंकि सेल्फिंजेक्टमी का मतलब सेल्फिंगो वर्ड किसके लिए यूज़ होता है? कि सर सेल्फिंगो वर्ड का मतलब होता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को ही हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इस सेल्फिंगो बोलते हैं। सेल्फिंगो जो वर्ड होता है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। अगर आपने ओबीजी की क्लास मेरी नहीं ली है तो प्लीज गो एंड वॉच, बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप जाके वहां से देखें, तभी आप इन क्वेश्चंस का इजीली आंसर कर पाओगे। आगे बात समझ में? देखो, जो सेल्फिंगो वर्ड जो यूज हो रहा है वो फैलोपियन ट्यूब के लिए हो जा रहा है। अब मैं आपसे यहाँ पे बात करूं, अगर फैलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कि सर सेल्फिंजाइटिस कहते हैं। सेल्फिन जाइटिस हम किसे कहेंगे? कि सर इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? कि सर इन्फ्लामेशन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। कि सर इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्या कहलाता है? कि सर सेल्फिंजाइटिस कहलाएगा। ठीक है, अब आपको कहना है कि सर सेल्फिंगो सेल्फिंगो स्कोपी का मतलब होता है विजुअलाइजेशन। स्कोपी वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? स्कोपी अगर वर्ड लगा हुआ है इसका मतलब है विजुअलाइजेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। सिंपल है कि सर विजुअलाइजेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है भैया। एक और कंडीशन होती है कि सेल्फ इंजेक्टमी। अब एक्टमी वर्ड लगा हुआ है, एक्टमी वर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था कि सर एक्टमी वर्ड का मतलब होता है रिमूवल। कि सर रिमूव कर देना किसी भी पार्ट को। तो रिमूव किसे करेंगे यहाँ पे? कि सर सेल्फिंग को, मतलब सेल्फिंग मतलब कि फैलोपियन ट्यूब को रिमूव करने की बात यहाँ पे करी जा रही है। तो रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आई? सेल्फिंगोस्टमी मतलब ओपनिंग बनाना। आगे बात समझ में? तो ये सारी चीजें होती हैं, आपको बस समझना है।
ठीक है? आपको बस समझना है, आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए, आप किसी भी वर्ड को, किसी भी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछ ले, वो आप कर दोगे। आगे बात समझ में? चलिए, अब यहाँ पे तीनों चीज़ें आपको लिखनी है और अच्छे से याद करनी है। तीनों से क्वेश्चंस कैसे भी पूछे जा सकते हैं। आगे बात समझ में? चलिए, अब दूसरी कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। यूट्रस को किस नाम से जानते हैं? कि सर मेट्रा के नाम से जानते हैं, कि सर हिस्ट्रा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कि सर हिस्ट्रा के नाम से जानते हैं। कि सर मेट्रा बोलते हैं, हिस्ट्रा बोलते हैं और बूम भी बोलते हैं। तीनों नाम से जानते हैं। आप सभी को पता होगा, अगर किसी को नहीं पता है तो प्लीज़ लिख लेंगे यहाँ से। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ कि सर कितने इसकी अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि सर हिस्टेरेक्टोमी, देखो एक्टमी वर्ड लगा हुआ है। एक्टमी का वर्ड का मतलब क्या होता है कि रिमूवल ऑफ किसको रिमूव कर रहे हो भैया? यूट्रस को। तो यूट्रस को रिमूवल ऑफ यूटेरस। आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया। कि सर हिस्टेरेस्कोपी होता है। हिस्टेरोस्कोपी, स्कोपी का मतलब मैंने आपको बताया था कि सर विजुअलाइजेशन होता है। कि विजुअलाइजेशन ऑफ किसका विजुअलाइजेशन कर रहे हैं? कि सर यूटेरस का कर रहे हैं, तो विजुअलाइजेशन ऑफ यूटेरस हो जाएगा। होगा या नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों? होगा या नहीं होगा? आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? कि सर बिल्कुल आ रही है। तो क्वेश्चन यहाँ पे कैसा पूछा गया है कि सर यूटेराइन कैविटी का इंस्पेक्शन आप कर रहे हो। जब यूटेराइन कैविटी का इंस्पेक्शन आप कर रहे हो, नाम आपको पता लग रहा है। अगर आपको यूटेराइन कैविटी भी नहीं पता होगा तो आपको ये समझना है कि सर्विक्स का यहाँ पे क्या कर रहे हैं? असेस कर रहे हैं थ्रू द सर्विक्स के द्वारा। कि सर्विक्स किसका पार्ट होता है प्यारे बच्चों? कि सर सर्विक्स होता है हमारे यूट्रस का पार्ट। यूट्रस को देखना, यूट्रस को इंस्पेक्ट करना क्या कहलाता है? हमारा हिस्टेरोस्कोपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हिस्टेरोस्कोपी कहलाएगा, क्योंकि हिस्टेरेक्टोमी का मतलब तो रिमूवल ऑफ यूट्रस होता है। और इन दोनों का मतलब आपको पता लग ही गया है। इन दोनों का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? अब मैं आपसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ आपसे इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे करना चाहता हूँ। चलिए, अब मैं यहाँ पे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करना चाहता हूँ कि रिमूवल ऑफ यूट्रस को हम कैसे-कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे-कैसे वहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है? सबसे पहली बात, मैं यहाँ से थोड़ा-सा इसको चलिए, एक होता है वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी, एक होती है वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी। लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे वजाइनल वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी का मतलब क्या होता है? जिन पेशेंट के अंदर यूट्राइन प्रोलैप्स हो जाता है, या जो ओबेस पर्सन्स होते हैं, जो मोटे लोग होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जिनके अंदर यूट्राइन जो है वो प्रोलैप्स हो गया है, तो उन कंडीशनों के अंदर, उन बंदों के अंदर, उन पेशेंट के अंदर हम क्या करते हैं? यूट्रस को वजाइना के थ्रू निकालते हैं। उस कंडीशन को कहते हैं वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी। मतलब कि वजाइना के द्वारा आपने निकाल लिया है, उस कंडीशन को कहते हैं वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी। तो लिखेंगे यहाँ पे कि रिमूवल ऑफ यूट्रस बाय द वजाइना। ठीक है? आगे बात समझ में? वजाइना के द्वारा आपने निकाला है वाया वजाइना, ऐसे लिखेंगे वाया वजाइना। आगे बात समझ में? तो इन केस किस केस में लगाते हैं? इन केस ऑफ यूटेराइन प्रोलैप्स, ठीक है? और और किस केस में निकालते हैं प्यारे बच्चों? कि सर एक तो यूटेराइन प्रोलैप्स के केस में निकाल सकते हैं, और एक हम करते हैं ओबेस पर्सन्स के यूज में। कि सर ओबेस पर्सन अगर किसी को है, अगर कोई मोटा व्यक्ति है, तो उस केस में क्या होता है कि चमड़ी बहुत ज़्यादा होती है, तो हम वहाँ से पेरिटोनियम से हम नहीं निकाल सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं कि वहाँ से हम निकाल सकते हैं। ओबेस पर्सन्स के अंदर हम यूज़ करते हैं। आगे बात समझ में आप सभी को? तो यहाँ तक की जो बातें हैं आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए, एक दूसरा होता है सब टोटल हिस्टेरेक्टमी। कि सर एक सब टोटल हिस्टेरेक्टमी होती है, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि सर रिमूवल ऑफ कौन-कौन से पार्ट को निकालते हैं प्यारे बच्चों?
कि रिमूवल ऑफ कॉर्पस पार्ट ऑफ यूट्रस, कॉर्पस पार्ट ऑफ यूट्रस, यूट्रस का कॉर्पस पार्ट कौन सा होता है? कॉर्पस पार्ट के अंदर बॉडी एंड फंडस वाला जो पार्ट होता है वो इंक्लूड होता है। आगे बात समझ में। एक होती है हमारी कौन सी कि सर, एक होती है टोटल हिस्टेरेक्टमी, कि सर एक होती है टोटल हिस्टेरेक्टमी, तो रिमूवल ऑफ होल यूट्रस, होल यूट्रस की सर पूरे की पूरी यूट्रस को ही बाहर निकाल दिया आपने, ठीक है। एक होती है पेन हिस्टेरेक्टमी। ये क्वेश्चंस जो हैं बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेन हिस्टेरेक्टमी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन करने का मोटिव ये नहीं है, हमारे क्वेश्चन आंसर्स करने का मोटिव ये नहीं है कि सिर्फ हमें उसी क्वेश्चन के बारे में बात करनी है, हमें जितने भी क्वेश्चंस उसके इर्द गिर्द के बनते हैं, जो आसपास के जो कितने भी क्वेश्चंस उससे कोरिलेट होते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम डिटेल में लिखें। आगे बात समझ में। तो एक होता है पेन हिस्टेरेक्टमी, तो पेन हिस्टेरेक्टमी के अंदर क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ यूट्रस, ओवरी एंड फैलोपियन ट्यूब, कि सर फैलोपियन ट्यूब को, ओवरी को और हमारी यूट्रस को निकाल देना पेन हिस्टेरेक्टमी कहलाती है। एक और होती है, मैं आपको बता देता हूं, एक होती है एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड हिस्टेरेक्टमी। एक्सटेंडेड हिस्टेरेक्टमी के अंदर हम क्या करते हैं कि सर रिमूवल ऑफ यूट्रस, ओवरी प्लस फैलोपियन ट्यूब एंड अपर वन थर्ड ऑफ वजाइना, अपर वन थर्ड ऑफ वजाइना, कि सर ये कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं कि सर हमारे रिमूवल ऑफ यूट्रस, यूट्रस, ओवरी एंड फैलोपियन ट्यूब एंड अपर वन थर्ड ऑफ वजाइना को निकाल देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? क्या यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई? एक होती है रेडिकल हिस्टेरेक्टमी, एक और बता देता हूँ मैं आपको, एक होता है रेडिकल हिस्टेरेक्टमी। ये बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको कोई नहीं बताएगा, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ कि सर हिस्टेरेक्टॉमी, रेडिकल हिस्टेरेक्टॉमी का मतलब होता है कि सर एक्सटेंडेड को आप लगा लो, कि जो हमारी एक्सटेंडेड है इसके अंदर जितने भी पार्ट्स रिमूव करे गए हैं उसको तो रिमूव करेंगे ही करेंगे, एक्स्ट्रा जो एडिशनल चीज़ है इसके अंदर एक्सटेंडेड प्लस सराउंडिंग लिम्फ नोड, सराउंडिंग लिम्फ नोड्स, कि सर सराउंडिंग जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनको भी हमें क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है रेडिकल हिस्टेरेक्टमी के अंदर। आपको मैंने कितने टाइप की हिस्टेरेक्टमी बताई है कि सर एक तो होती है वजाइनल हिस्टेरेक्टमी, एक होती है सबटोटल होती है, एक होती है टोटल होती है, एक होती है पेन होती है, एक्सटेंडेड होती है एंड कौन सी होती है हमारी कि सर रेडिकल हिस्टेरेक्टमी होती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? यहाँ तक कि क्लास में किसी को कोई डाउट है? अगर किसी बंदे को कोई डाउट है तो प्लीज़ यहाँ से कमेंट करके पूछ सकता है, प्लीज़ हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकता है, लेकिन आपको कोई भी डाउट जो है वो नहीं रहना चाहिए, आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। आगे बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? देखो, स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन इन मेनोपॉज़, कि मेनोपॉज़ का स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन क्या होने वाला है? बताएँगे फटाफट से। कि सर मेनोपॉज़ का स्पेसिफिक जो मैनिफेस्टेशंस है वो क्या होने वाले हैं? बताएँगे यहाँ पे क्या आंसर यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। देखो मेनोपॉज़ की यहाँ पे बात करी गई है, तो मेनोपॉज़ का जो डेफिनिशन है वो क्या होता है कि सर परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऐसा ऐसा हम कह सकते हैं कि सर 2-3 महीने से अगर 2-3 महीने से अगर किसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आई है तो हमको उसको कह सकते हैं मेनोपॉज़। कह सकते हैं या नहीं कह सकते? कि सर बिल्कुल नहीं कह सकते, कि सर बिल्कुल नहीं कह सकते। एट लीस्ट कितने बार? एट लीस्ट 12 मंथ्स तक, एटलीस्ट 12 मंथ्स तक उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉट कम, मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉट
कम अगर उसको 12 मंथ्स तक कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आई है, तो ही हम उसको मेनोपॉज़ की कंडीशन में रखते हैं। आगे बात समझ में, मेनोपॉज़ पे अगर किसी ने बच्चे ने मेरा लेक्चर नहीं लिया है, तो प्लीज़ गो एंड वॉच, पूरी डिटेल में मैंने आपको दे रखा है, मेनोपॉज़ क्या होता है, उसमें कितने टाइप्स होते हैं, उन सब के बारे में मैंने आपको बता रखा है। आगे बात समझ में, तो इसका जो मोस्ट स्पेसिफिक जो मैनिफेस्टेशन होता है, वो कौन-सा होता है? हॉट फ्लश होता है। बाकी की जो होते हैं, वो सेकेंडरी होते हैं। आगे बात समझ में, स्पेसिफिक आपसे पूछे, तो आपको कहाँ देखने को मिलती है? हमारी गर्दन के अंदर, नेक वाले रीजन के अंदर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक एंड फेस वाले रीजन पे आपको हॉट फ्लैशेस देखने को मिलते हैं। रातों को नींद नहीं आएगी, रातों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, रातों को इतनी ज़्यादा गर्मी लगेगी उसको कि वो फीमेल जो है वो उठ के क्या करेगी, बैठ जाएगी अपने इधर-उधर, वो क्या रहेगी, इरिटेट रहेगी। आगे बात समझ में, ड्यू टू द लैक ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन, ड्यू टू द लैक ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन, मैंने आपको डिटेल में बता रखा है, प्लीज़ गो एंड वॉच। मैं आपसे कहता हूँ आप एक बार उसका लेक्चर लेके देखिए, आपको चीज़ें इतनी क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल पानी की तरह। आगे बात समझ में, अगर मैं आपसे यहाँ पे मेनोपॉज़ की बात करूँ कि सर अर्ली मेनोपॉज़ क्या होता है? देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ कि सर इसकी जो एज क्राइटेरिया होता है, वो कितना होता है कि सर 45 टू 55 ईयर्स देखने को मिलती है। अगर एक होती है 40, एक होती है 45, एक होती है 55 और अबव, एक होती है अबव। आगे बात समझ में, अगर आपको 40 से पहले देखने को मिलती है, अगर आपको यहाँ देखने को मिलती है, इसका मतलब होता है कि सर अर्ली मेनोपॉज़। क्या होता है कि सर अर्ली मेनोपॉज़। अगर आपको इसके बीच में देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं प्री मेनोपॉज़। इसको बोलते हैं प्री मेनोपॉज़। अगर आपको 45 और 55 के अंदर देखने को मिलती है, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल। अगर आपको यहाँ देखने को मिलती है, तो उसको बोलते हैं डिलेड। अगर आपको 55 के बाद देखने को मिलती है, तो उसको बोलते हैं डिलेड मेनोपॉज़। क्या मेरी बात आप तक पहुँच गई है, समझ में आ गई है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ तक की जो कंडीशन है वो मेनोपॉज़ के रिगार्डिंग थी। अब मैं सारी चीज़ों को मेनोपॉज़ के रिगार्डिंग आपको यहाँ नहीं बता सकता, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है, ठीक है? चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको कोई भी किसी बच्चे को अगर फुल डिटेल में क्लास लेनी है, तो मेरे चैनल पे बहुत सारी क्लासेस ओबीजी के रिगार्डिंग पड़ी हुई हैं। आप उनको जाके देखें, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। आगे बात समझ में? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि डिस्टेंशन ऑफ वेजाइना एंड कॉज्ड बाय द accumulation of fluid due to the congenital vaginal obstruction is known as। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को तरीका समझना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिस्टेंशन ऑफ वेजाइना, वेजाइना का डिस्टेंशन हो गया है कॉज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड भर चुका है वेजाइना के अंदर, वेजाइना के फ्लूइड भरने से क्या हो गया, उसका डिस्टेंशन हो गया है। ड्यू टू द कंजेनिटल वेजाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कि किसी फीमेल लेडी को पहले से ही क्या है, कंजेनिटल कोई बीमारी है जिसकी वजह से उसका जो वेजाइना है वो ऑब्स्ट्रक्ट है, ठीक है? कोई बच्चा है या फिर फीमेल बेबी है, उसका जो वजाइना है वो ऑब्स्ट्रक्ट है किसी भी कंजेनिटल बीमारी से। आगे बात समझ में, तो उसमें क्या हो चुका है, फ्लूइड कलेक्ट होने की वजह से वो डिस्टेंस हो चुकी है, डिस्टेंडन हो चुकी है। आगे बात समझ में, वो क्या हो चुकी है, फूल चुकी है, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? सबसे पहली बात आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि सर वजाइना जो होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। वजाइना का दूसरा नाम अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर कर दोगे। अगर आपको वेजाइना का आंसर पड़ा है, अगर आपको पता है, तो उसका आंसर आप इज़िली कर दोगे। बताएँगे फटाफट से, वेजाइना को हम क्या कहते हैं? कि सर वेजाइना को हम कॉल्पो कहते हैं या कॉल्पस कहते हैं। क्या कहते हैं? कि सर कॉल्पो कहते हैं या कॉल्पस कहते हैं। क्या कहते हैं? कि सर कॉल्पो कहते हैं, ये कॉल्पस कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सर हमारा आंसर हमको पता लग चुका है। आगे बात समझ में? चलिए। पानी की वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की वजह से वेजाइना डिस्टेंस हो चुकी है, तो उसको कहते हैं हाइड्रोकॉल्पस। उसको कहते हैं हाइड्रोकॉल्पस। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हाइड्रोवेजाइनाइटिस का मतलब क्या होता है? आइटिस जिस भी वर्ड के पीछे लगा होता है उसको कहते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना। कि सर वेजाइना का इन्फ्लामेशन तो वेजाइनाइटिस कहलाएगा। कि सर वेजिनोसिस का मतलब होता है कि इम्बैलेंस बिटवीन द बैक्टीरियल, लिखेंगे यहाँ पे, इम्बैलेंस बिटवीन बैक्टीरिया, ऐसे लिखेंगे, इम्बैलेंस बिटवीन एंड हार्मफुल एंड
हार्मलेस बैक्टीरिया। आगे बात समझ में कि इम्बैलेंस हो जाना बैक्टीरियाज का, एक तो हार्मफुल होते हैं और एक हमारे कैसे होते हैं, हार्मलेस होते हैं, जिनका इतना ज्यादा वो क्या नहीं करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोवेजिनोसिस। हाइड्रोवेजिनोसिस, क्या मेरी बात समझ में आ गई है आप सभी को? कि सर अब हम बात करते हैं कि सर वजाइना को बोला गया है कॉलपस। तो अगर हमें वजाइना का विजुअलाइजेशन करना होगा तो हमको उसको क्या बोलेंगे कि सर कॉल्पोस्कोपी किसे बोलेंगे कि सर विजुअलाइजेशन ऑफ वजाइना। क्या कहेंगे उसको कि सर विजुअलाइजेशन ऑफ वजाइना, हमको उसको क्या कहेंगे कि सर कॉल्पोस्कोपी को हम क्या कहेंगे कि सर विजुअलाइजेशन ऑफ वजाइना हम कहेंगे। आगे बात समझ में, अगर मैं आपसे बात करूं कि सर वजाइना के अंदर कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है कि सर डोडरलीन बैक्टीरिया पाया जाता है। डोडरलीन बैक्टीरिया पाया जाता है और इसकी वजह से कैसी पीएच होती है वजाइना की कि सर एसिडिक होती है। कितनी होती है कि सर 3 to 4 आपको वजाइना की पीएच जो है वो देखने को मिल जाती है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है मेरे प्यारे बच्चों? और जब भी सेक्सुअल वो होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसके दौरान कैसी हो जाती है कि सर एल्केलाइन हो जाती है। कि सर एल्केलाइन क्यों हो जाती है कि सर वार्थोलिन क्या करते हैं, वार्थोलिन ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है, वहां से सीक्रेशंस निकालती है, उसकी वजह से वो एल्केलाइन पीएच आपको देखने को मिल जाती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? यहाँ तक की क्लास में किसी को डाउट है? चलिए क्वेश्चन की अगली की तरफ चलते हैं कि सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा गोज टू द फीटल हार्ट बाया। क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ना, जल्दीबाजी नहीं करनी है। बताएंगे फटाफट से क्या आंसर होने वाला है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, फटाफट से आंसर देंगे इसका। देखो फीटल सर्कुलेशन से क्वेश्चन है, फीटल सर्कुलेशन पे अगर क्लास नहीं ली है, कि फीटल सर्कुलेशन के बारे में नहीं पता है तो इसका आंसर आप नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना इस चीज का। आप क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि प्लेसेंटा के पास है, कि सर ये हमारा प्लेसेंटा हुआ, इसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब गोज टू द फीटल हार्ट, कि सर इसके द्वारा तो इसके अंदर फीटस के अंदर पहुंच गया है, लेकिन फीटस के हार्ट के अंदर पहुंचना है, कि सर फीटस के हार्ट के अंदर कैसे पहुंचेगा उसकी बात यहाँ पे करी गई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि सर प्लेसेंटा से फीटस तक जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो किसके द्वारा जाता है, तो आपको बताना था कि सर अम्बलाइकल वेन्स के द्वारा जाता है। आर्टरी तो वैसे भी नहीं हो सकता था, तो कैसे जाता कि सर अम्बलाइकल वेन के द्वारा जाता। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सर प्लेसेंटा से जा तो रहा है लेकिन फीटल हार्ट तक कैसे पहुंचेगा, किसको क्रॉस करेगा, किसके थ्रू जाएगा, कौन से आर्टरियोसिस बीनोसिस, किसके कौन से फोरामेन ऑफ ओविल के थ्रू जाएगा, बताएंगे कौन से जाएगा? क्वेश्चन फटाफट देंगे आंसर। देखो मैं आपको सिंपल कंडीशन बताता हूँ, ये हमारा जो है वो प्लेसेंटा है, ठीक है। फीटल सर्कुलेशन के बारे में समझेंगे ध्यान से। ये हमारा प्लेसेंटा है, ठीक है। अब प्लेसेंटा से जो ब्लड आ रहा है, प्लेसेंटा से जो ब्लड आएगा वो फीटस के अंदर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? कि सर बिल्कुल जाएगा। यहाँ पे दो आर्टरी और एक वन वेन प्रेजेंट होती है। यहाँ पे कितनी होती है बच्चों, फीटल के पास कितनी वेन्स प्रेजेंट होती हैं कि सर वन वेन होती है, कि सर इसके अंदर वन वेन होती है जो क्या काम करती है कि सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। और दो क्या होती हैं कि सर टू आर्टरीज होती है, वो क्या काम करती हैं, टू आर्टरीज क्या काम करती हैं कि सर यहाँ पे क्या काम करती हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे वो क्या काम करती हैं कि सर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करती हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? दोनों बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, समझना है, ठीक है। अब आपको ये पता लग गया कि सर इसके थ्रू तो ब्लड के किसके अंदर जा रहा है, फीटस के पास जा रहा है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि सर फीटल हार्ट के पास कैसे पहुंचेगा। सिंपल सी बात, मैं आपको फीटस को यहाँ पे बना रहा हूँ कि सर ये हमारे फीटस की सर्कुलेशन। अब हम चालू करते हैं हमारा फीटल सर्कुलेशन। फीटल के अंदर की बातें चलते हैं, ठीक है। फीटस के पास ब्लड आता है, ठीक है। प्लेसेंटा से फीटस के पास ब्लड आया। अब ब्लड आते ही हमारे कहाँ जाता है, हमारे लीवर के पास आता है, हमारे लीवर के पास आता है। अब लीवर के पास जाता तो है,
और उसके बाद लीवर क्या करता है, हमारे हार्ट को सप्लाई करता है। लेकिन लीवर से पहले ही थोड़ा बहुत जो ब्लड होता है, लीवर से जो पहले ही थोड़ा बहुत जो ब्लड होता है वो क्या करता है बच्चों, कहाँ आ जाता है, हमारे हार्ट के पास आता है। और हार्ट के पास किसके थ्रू आता है, किसे डक्टस वीनोसस के थ्रू आता है। किसके थ्रू आता है, किसे डक्टस वीनोसस के थ्रू आता है। ठीक है, अब भैया यहाँ से जाता है ब्लड, ये ब्लड आ रहा है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में अगर क्लास लेनी है तो फीटल सर्कुलेशन पे क्लास पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हो उसको। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आ गया है, ब्लड आ गया है। अब यहाँ पे एक होल मिलता है, यहाँ पे एक होल मिलता है, तो ब्लड यहाँ पे आना चाहिए। जबकि क्या करता है, ब्लड इसको बाईपास कर देता है और लेफ्ट एट्रियम की तरफ चला जाता है। और यहाँ पे ब्लड आ जाता है, हमारे अयोटा के अंदर जाता है। फिर हमारी यहाँ पे जो ब्लड आता है, कुछ भाग जो होता है इसके अंदर आता है, कुछ परसेंट भाग इसके अंदर आता है, कुछ परसेंट भाग इसके अंदर चला जाता है। जब जाता है तो इसके अंदर कौन सी आर्टरीज होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि सर ये हमारे पास कौन सी आर्टरीज होती हैं, कि सर पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं। पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। क्या करती हैं, कि सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। लेकिन कैरी करने के बाद यहाँ पे भी एक क्या बनाती हैं, यहाँ पे भी एक जो है एक बाईपास बना देती हैं। उस बाईपास को हम कहते हैं, जो किससे जोड़ता है, जो किससे जोड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, कि सर अयोर्टा से जुड़ता है। उस कंडीशन को हम कहते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। उस कंडीशन को कहते हैं डक्टस आर्टरियोसिस, और इस कंडीशन को कहते हैं फोरामेन ऑफ ओवेल। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मैंने तीनों चीज़ों के बारे में आपको बताया है कि सर हमारे पास प्लेसेंटा से ब्लड आ रहा है। प्लेसेंटा से जब बॉडी के अंदर एंटर करता है तो सबसे पहले लिवर के पास जाता है। सबसे पहले कहाँ जाता है, कि सर लीवर के पास जाता है। लेकिन लीवर के पास 100% जो ब्लड है वो नहीं जा पाता है। कुछ परसेंट जो ब्लड होता है वो कहाँ चला जाता है, हमारे एट्रियम के अंदर चला जाता है, राइट एट्रियम के अंदर चला जाता है। और किसको बाईपास करता है, कि सर डक्टस आर्टरीसिस को बाईपास, लिवर को बाईपास करते हुए कहाँ चला जाता है, हमारे हार्ट के पास चला जाता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कि सर क्वेश्चन में यही तो बात पूछी गई है कि प्लेसेंटा से ब्लड जा रहा है, ब्लड किसको पास करता है, बाया। क्वेश्चन पे ध्यान देना कि सर फीटल हार्ट तक जो ब्लड पहुंच रहा है बाया किसके थ्रू पहुंच रहा है, कि सर हमारे डक्टस वीनोसिस के थ्रू पहुंच रहा है। पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है? बहुत बढ़िया। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं उनको आपको बताना चाहता हूँ। देखो, जब क्या होता है कि फीटस होता है, ये तो सारी चीजें जो होती हैं फीटल लाइफ के अंदर होती हैं। फीटल लाइफ के अंदर डक्टस विनोसिस होता है, फीटल लाइफ के अंदर फोरामेन ओवल होता है। अब आपने सुना होगा कि जब बच्चा जन्म लेता है तो ये सारे क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ये क्या होता है, जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके बाद ये क्या करते हैं, जब एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में बच्चा आता है तो उसके अंदर ये सारे जो छिद्र होते हैं, सारे जो होल होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। अब जब क्लोज हो जाते हैं तो उनके रेमिनेंट कुछ रह जाते हैं, तो रेमिनेंट्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सर रेमिनेंट्स क्या होते हैं। अगर मैं आपसे यहाँ पे सिंपल सी भाषा के अंदर बात करूँ कि सर एक होता है फोरामेन ऑफ ओवेल। चलो मैं सिंपल सिंपल सी भाषा में बात करते हैं। डक्टस विनोसिस, दूसरा होता है डक्टस आर्टरियोसिस, तीसरा होता है फोरामेन ओवेल। ठीक है, ये सारे होते हैं, ये सारे होते हैं। अगर इसके रेमिनेंट की मैं आपसे बात करूं तो इसका जो रेमिनेंट होता है वो कैसा होता है, इसका जो रेमिनेंट होता है वो कैसा होता है, और इसका रेमिनेंट जो होता है वो कैसा होता है। फटाफट से आंसर करेंगे। देखो, डक्टस विनोसस का होता है वो क्या होता है, लिगामेंटम ऑफ विनोसम। लिगामेंटम ऑफ विनोसम। इसका जो होता है वो लिगामेंटम ऑफ आर्टरियोसिम होता है। आर्टरियोसिस आर्टरियोसम होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे फोरामेन ओविल की बात करूं तो फोरामेन ओविल का क्या होता है प्यारे बच्चों, फोसा ओविलिस होता है। क्या होता है, फोसा ओवलिस होता है। आगे बात समझ में। अगर मैं आपसे अम्बिलिकल आर्टरी की बात करता हूं कि सर अम्बिलिकल आर्टरी का क्या होता है, तो आपको बताना है कि सर लिगामेंटम ऑफ टेरीज होता है।
क्या मेरी बात आप तक पहुँच गई है, समझ में आ गया है मेरे प्यारे बच्चों? ये जितने भी डेमिनेंट्स मैंने आपको बताए हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, बहुत बार एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं, तो आपको किसी भी रेमिनेंट को गलत नहीं करना है। आपको हमेशा इसको आंसर जो है वो करेक्ट करना है। देखो ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन्स होते हैं, ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन्स को आप गलत करोगे तो बहुत पीछे आपके एग्ज़ाम के अंदर चले जाओगे। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ के देख लो, अगर आप ईज़ी क्वेश्चन को गलत करते हो तो आप बहुत बच्चे के पीछे चले जाते हो, क्योंकि टफ क्वेश्चन जो होता है वो टफ सबके लिए होता है। बच्चे क्या करते हैं, टफ की तरफ भागते हैं, टफ की तरफ भागते हैं। तो आपको टफ की तरफ नहीं भागना है, क्योंकि जो टफ क्वेश्चन है वो सबके लिए है, वो तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं है। और कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर ऐसे होते हैं जो हमें छोड़ने के लिए आते हैं। समझे आप? तो उन क्वेश्चंस को छोड़ना ही होता है, उनको टच भी नहीं करना होता है। आगे बात समझ में? नहीं तो आप नेगेटिव मार्किंग के शिकार हो सकते हो। आपको ईज़ी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, ईज़ी क्वेश्चंस को बार-बार पढ़ो ताकि उनका गलत होने की जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाए। आगे बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विद द ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप the fetal heart sound can be detected earliest between the weeks of pregnancy। क्वेश्चन इतना इजी है कि आपको घुमा फिरा के पूछा गया है, बताएंगे फटाफट से क्या आंसर इसका होने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑर्डिनरी, अब देखिए कोई स्टेथोस्कोप की बात कर रहा है लेकिन यहाँ पे ऑर्डिनरी वर्ड कर दिया है, तो ऑर्डिनरी वर्ड से क्या कर सकते हैं बच्चे, कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप फीटल हार्ट साउंड को कितने वीक्स में सुन सकते हो स्टेथोस्कोप से, उसकी बात यहाँ पे करी गई है। तो मैं आपको तीन चीजें यहाँ पे बताऊंगा, तीनों चीजें आपको आनी चाहिए। देखो, फीटल हार्ट साउंड को आप तीन जगह सुन सकते हो, कैसे कैसे। एक आप सुन सकते हो 6 to 8 वीक्स पे, ठीक है। एक आप सुन सकते हो 8 to 10 वीक पे। एक आप सुन सकते हो 18 to 20 वीक्स पे, ठीक है। अब कौन सी कंडीशन होती है कि बाया यूएसजी, बाया डॉपलर, बाया स्टेथोस्कोप और फीटोस्कोप, इनके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि अपनी फीटल हार्ट साउंड को, अपने बच्चे की फीटल हार्ट साउंड को क्या कर सकते हो, सुन सकते हो। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सर स्टेथोस्कोप से द्वारा सुन सकते हैं, तो हमारा सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ गई है कि सर 24 से 26 वीक पे हम क्या करते हैं कि सर ओजीटीटी को परफॉर्म करते हैं। ओजीटीटी क्या होता है कि सर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है 24 से 28 वीक के समय पे। 24 से 28 वीक के समय पे हमें क्या करना होता है कि सर हमें ओरल ग्लूकोज टेस्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है? टू चेक द डायबिटीज लेवल इन प्रेग्नेंट लेडी के अंदर डायबिटीज लेवल को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं मेरे प्यारे लाल लालियों, कि सर ओजीडीटी का टेस्ट करते हैं। कि सर इसके अंदर क्या करते हैं कि एक पहले आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है। सबसे पहले आप अपने हॉस्पिटल के अंदर गए, आपका फर्स्ट क्या करेंगे, वो ब्लड सैंपल लेंगे, उसके अंदर शुगर लेवल को देखेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करेंगे, 75 ग्राम आपको ग्लूकोज पिलाया जाएगा। 75 ग्राम आपको ग्लूकोज पिलाया जाएगा और 2 आवर्स के लिए आपको क्या करेंगे, वो बिठा देंगे कि 2 घंटे तक आप बैठ जाइए। 2 घंटे के बाद आपका दूसरा क्या करेंगे, सैंपल लेंगे, दूसरा ब्लड सैंपल लेंगे और उससे मैच करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने मेरी क्लास नहीं ली है तो प्लीज गो एंड वॉच, वहां से जाके देखें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आपका अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा आता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलता है, वो जो वेरी करते हैं कि पहले इसका नॉर्मल लेवल कितना था, अभी इसका नॉर्मल लेवल कितना है। उस कंडीशन के ऊपर आपकी जो है डायबिटीज़ जो है वो आपको क्या करनी होती है, यहाँ पे आपको मेज़र करनी होती है। क्या मेरी बात आप तक पहुँच गई है प्यारे बच्चों? यहाँ तक कि क्लास के लिए आज के लिए हमारे क्वेश्चंस काफ़ी हैं, और अगर आपको क्वेश्चंस आंसर पसंद आए हुए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको और हमें, आपको दोनों को मोटिवेशन मिलता रहे, आपको अच्छा कंटेंट मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। पढ़ते रहें, इसी प्रकार बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।